हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां से सवाल उन तमाम परीक्षाओं में आते हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस टॉपिक पर आधारित हम लगभग टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे व्याख्या सहित, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने में सहायक होंगी। तो आइए, इस सीरीज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? ऑप्शन ए श्री THR सुब्रमण्यन, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, डॉक्टर रीना रे, श्री संजय मिश्रा। यानी कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इस सवाल का उत्तर राइट होगा ऑप्शन ए, श्री THR सुब्रमण्यन, जो पूर्व कैबिनेट सचिव थे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और वह समिति थी नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति। यानी कि नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। आप व्याख्या देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति NEP के विकास के लिए गठित समिति, जिसके अध्यक्ष थे श्री THR सुब्रमण्यन, जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव थे, ने 7 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इस कमेटी का गठन किया गया था अक्टूबर 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, जिसको हम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, के तहत समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन क्यों किया गया था? नई शिक्षा नीति के विकास के लिए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक शिक्षा नीति का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य था वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। किस प्रकार समाधान किया जाए, इसके बारे में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये बात यहां क्लियर होनी चाहिए कि नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो गठित समिति है, उसके अध्यक्ष थे श्री THR सुब्रमण्यन, और इसने अपनी रिपोर्ट 7 मई 2016 को सौंपी। इसका गठन तत्कालीन MHRD मंत्रालय के द्वारा किया गया था 2015 में, और इसका गठन का उद्देश्य था वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जाए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास के लिए क्या प्रावधान किए जाए। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर MHRD मंत्रालय ने एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए इनपुट तैयार करने के लिए के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए, वो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। NEP 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नए पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नया पाठ्यक्रम संरचना क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे।
3 + 4 4 4 + 5 5 + 3 + 3 + 4 4 + 3 + 3 + 5 5 + 4 + 3 + 3। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। एनईपी 2020 में 10+2 प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए 5 + 3 + 3 + 4 सिस्टम को लाया गया। क्या है ये सिस्टम, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो हमारा पिछला अकादमिक ढांचा था एनईपी 2020 से पूर्व का, उसमें 10+2 शिक्षा की संरचना थी। 10+2 जिसमें 10 ईयर्स आपके होते थे, जिसमें यानी कि 1 से कक्षा 10 तक एज थी 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष। 1 से 10 तक 10 साल में आप कक्षा 10 उत्तीर्ण कर सकते थे, 6 ईयर से लेकर 16 ईयर्स की एज तक। और 16 से 18 तक इन 2 सालों में आपको 11th और 12th करनी थी। यानी कि टोटल 18 वर्ष बच्चे का एडमिशन यहाँ होता था, और इन 18 सालों में उसको अपनी शिक्षा ग्रहण करनी थी 10+2 ढांचे के तहत। यानी कि 18 साल का बालक यहां पर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करता था। लेकिन जो नया ढांचा हमारे सामने आया है एनईपी 2020 के तहत, उसको हमने 5 + 3 + 3 + 4 के ढांचे में विभाजित किया है। 10+2 को 5 + 3 + 3 + 4 के ढांचे में हमने इसको विभाजित किया है। इसमें पहले 5 साल यानी कि बच्चे का जो प्रवेश होगा, वो पहले उस बच्चे ने यदि 3 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो उसका एडमिशन होगा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल जो बाल वाटिका होती है, वहां पर 3 साल के बच्चे का उसमें एडमिशन हो जाएगा। और 3 साल के बच्चे का जब एडमिशन हो जाएगा तो वह वहां पर फाउंडेशनल जो स्टेज है, इसमें बच्चा है जो 3 साल यानी इन 5 सालों में जो 3 इयर्स है, उनमें बच्चा अपनी आंगनवाड़ी शिक्षा, उसको प्री स्कूल या बाल वाटिका कहते हैं, वो पूरी करेगा। और इन 5 साल के जो शेष 2 साल है, उनमें बच्चा क्लास 1 और 2 को पूरी करेगा। और जब वह क्लास 1 में एडमिशन लेगा तो उसकी एज होगी 6 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 6 साल का बच्चा कक्षा पहली में प्रवेश लेगा और वो अपने 2 साल तक यानी 8 ईयर्स की एज तक क्लास 2 पूर्ण करेगा। यानी कि जो ये फाउंडेशनल जो स्टेज है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले 3 साल तक आंगनवाड़ी में और अगले 2 साल तक वो कक्षा पहली और दूसरी पूर्ण करेगा। और बच्चे का आंगनवाड़ी में प्रवेश कब होगा? जब बच्चा 3 साल की अपनी आयु पूरी कर लेगा, तब उसका एडमिशन होगा। फिर आगे आती प्रिपरेटरी एज। इसमें इन 3 सालों में बच्चा कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं कंप्लीट करेगा। यानी कि जो ये 5 के बाद जो 3 इयर्स और आते हैं, इनमें बच्चा क्लास तीसरी, चौथी और 5वीं कंप्लीट करेगा। और एज रहेगी आपकी 8 से 11 वर्ष, यानी कि 8 साल का बच्चा
तीसरी क्लास में प्रवेश लेगा और 11 वर्ष तक वह कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर लेगा। फिर आगे 3 इयर्स, जिसको हम मिडिल एज कहते हैं, उसमें बालक है जो क्लास 6 से 8 तक यानी कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करेगा। एज ग्रुप रहेगी 11 से 14 वर्ष। फिर आगे जो 4 ईयर, इन 4 सालों में बच्चा क्लास 9 से 12 तक अपनी शिक्षा पूर्ण करेगा, यानी कि 18 वर्ष तक। 18 वर्ष की आयु में यहां पर भी बालक क्लास 12वीं उत्तीर्ण कर सकेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 10+2 का जो ढांचा था उसको 5+3+3+4 में निर्धारित किया गया है और इसके 4 भाग बांटे गए हैं। पहला भाग फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा है सेकेंडरी स्टेज। तो कितनी आयु तक फाउंडेशनल स्टेज है? तो 5 इयर्स के लिए। फिर आगे 3 इयर्स के लिए प्रिपरेटरी, फिर मिडिल भी 3 इयर्स के लिए और फिर सेकेंडरी 4 इयर्स के लिए। और इनका आयु वर्ग कौन सा है, इस प्रकार का सुमेलित क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाउंडेशनल स्टेज में कितनी आयु वर्ग के बालक आएंगे। तो इस फाउंडेशनल स्टेज में जो बालक आएगा वो आएगा 3 से 8 इयर्स तक का, यानी कि 3 से 8 इयर्स तक का बालक इसमें आएगा। पहले 3 साल में आंगनबाड़ी और अगले 2 साल में कक्षा पहली और दूसरी पास करेगा। प्रिपरेटरी जो ढांचा है उसमें आपका बालक आएगा 8 से 11 आयु वर्ग का, और मिडिल में आएगा 11 से 14 वर्ष का, और सेकेंडरी में आएगा 14 से 18 वर्ष का। तो इस प्रकार यहां से सुमिलित करने वाला भी सवाल आ सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यानी कि एनईपी 2020 यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जिसके बारे में हमने चर्चा की, जो कि यहां लिखा गया है। यानी कि अब बच्चा 3 साल की आयु पूरी कर लेगा तो उसका आंगनवाड़ी में एडमिशन होगा और आंगनवाड़ी में बालक 3 साल के लिए शिक्षा प्राप्त करेगा। यानी कि 3 साल का बालक आंगनवाड़ी में प्रवेश लेगा और 3 साल तक वह अपनी आंगनवाड़ी शिक्षा पूरी करेगा। फिर आगे 2 साल में बालक कक्षा पहली और दूसरी पूरी करेगा, यानी कि 8 साल तक बालक है जो, जब 8 साल का बालक हो जाएगा तो वह अपनी कक्षा दूसरी पूर्ण कर लेगा। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। इस नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किया गया, इसको लाने के पीछे उद्देश्य जो था वो था आपका कि वर्तमान में जो 2020 शिक्षा नीति है, इससे पहले जो ढांचा था उसमें 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं थे, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। इससे पहले वो आंगनवाड़ी पर अध्ययन कर भी सकता था और नहीं भी कर सकता था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जो नया ढांचा आया है 5+3+3+4 का, उस ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। तो नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो सके और एक बेहतर उपलब्धियां हासिल करके एक बेहतर नागरिक के रूप में देश के विकास में अपना योगदान दे सके।
तो इस नई शिक्षा नीति में ECCE की अवधारणा आई। प्रारंभिक, बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक शिक्षा दे सकेंगे? कक्षा 3, कक्षा 10, कक्षा 5, कक्षा 2। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, कक्षा 5 तक। यानी कि NEP 2020 कहते हैं कि कक्षा 5 तक शिक्षक है जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जिसके लिए बच्चा कंफर्टेबल हो उसमें शिक्षा दे सकेंगे। कम से कम 5 साल के लिए जरूरी है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। और उसके आगे इसमें कहा गया है कि चाहे तो आप इसे कक्षा 8 तक आगे बढ़ा सकते हैं मातृभाषा के लिए, या उससे आगे भी, लेकिन कम से कम 5 साल के लिए आपको मातृभाषा में शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, कक्षा 5 तक। NEP 2020 में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम क्लास 5 तक पढ़ाना है। किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा नहीं लगाई जाएगी। और इसे कहा गया है कि आगे भी बढ़ाया जा सकता है कक्षा 8 या इससे अधिक आवश्यकता हो तो, लेकिन 5 साल तो अनिवार्य है। अगला सवाल है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd होने वाली है? किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd होने वाली है? 2021, 2025, 2028, 2030। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, 2030 तक यह प्रावधान किया गया कि शिक्षण के लिए एक न्यूनतम डिग्री योग्यता होनी चाहिए 4 वर्षीय एकीकृत BEd। ऑप्शन डी राइट होगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd होने जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला सवाल 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए जो बनी थी जून 2017 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, KJ अल्फोंस, राम शंकर कुरेल। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। स्पष्टीकरण है कि एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन किया गया था जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत की। और इससे पहले जो हमने बात की थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास के लिए जो समिति थी वो थी THR सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति थी वो उसकी अध्यक्षता में गठित की थी, जबकि मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो किया गया था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 2017 में। और इसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत की। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के जो प्रमुख थे, पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया, पेश किया। और जो हमने इससे पहले पढ़ा था
कि नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति, जिसके अध्यक्ष THR सुब्रमण्यन, जो पूर्व कैबिनेट सचिव थे, उन्होंने अपनी 7 मई 2016 को रिपोर्ट सौंपी थी और उसका गठन किया गया था 2015 अक्टूबर 2015 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, इसको हम कहते हैं GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? 25%, 30%, 40%, 50%? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका डी, 50% बढ़ाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हायर एजुकेशन में 2035 तक, ये हमने टारगेट रखा है कि 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात है, उसको हम 50% बढ़ाने का जो हमने लक्ष्य रखा है इस शिक्षा नीति में। 2035 तक हम इसको 50% करने वाले हैं। व्याख्या दे रखी है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? रिक्त स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन ए नेशनल हायर एजुकेशन फाउंडेशन, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस 7 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला सवाल है, किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, MHRD कर दिया गया? 1956, 1975, 1985, 1989? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट होगा, 1985 में। और हमने 2020 में जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत हमने वापस MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। NEP 2020 के तहत हमने MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया वापस। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दी गई। NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है इस पर हमारा। अगला सवाल है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की अध्यक्षता करता है? नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? THR सुब्रमण्यन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, किरीट पारिक, BP जीवन रेड्डी? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। इस समिति का गठन 2015 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 2016 में दी। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी वो थी NEP 2020।
नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो मसौदा समिति है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के लिए समिति है? ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के लिए समिति है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डॉक्टर विवेक देबराय, विवेक पंडित, के एम सोनी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो ऑप्शन आपका 4 नंबर राइट होगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सौंपी थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को लक्षित करती है? यानी कि ये जो बात हो रही है पूर्व विद्यालय से, प्री प्राइमरी से माध्यमिक स्तर तक, यानी प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक किस वर्ष तक हमने लक्ष्य रखा है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है GER ये 100% हो जाए। इसका लक्ष्य हमने कहां तक रखा है, किस वर्ष तक? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करना है कक्षा 1 से 12 तक। 2023, 2025, 2027, 2030। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 2030 के लिए हमने ये टारगेट रखा है कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए। जबकि हमने हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में हमने 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा था। 2035 तक हमें जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना है 2035 तक 50% करना है उच्च शिक्षा में, जबकि 2030 तक स्कूली शिक्षा में हमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना है। ये सवाल है 12 नंबर। NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से, 2018 में ये हमारा जो सकल अनुपात था वो था 26.3%। 2018 से बढ़ाकर 50% जो हमने करने का लक्ष्य रखा है वो रखा है 2035 तक। हमें इसको बढ़ाकर कितना करना है? 50% करना है। जबकि स्कूली शिक्षा में, यह है उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में हमने 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा है। ये 2 सवाल आपको यहां से तैयार होने चाहिए। स्कूली शिक्षा में सकल अनुपात रखा है हमने 100% 2030 तक, जबकि हायर एजुकेशन में 50% लक्ष्य रखा है 2035 तक। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य रखा है हमने 2035 तक। और इस लक्ष्य के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। हेतल घर में गुजराती बोलती हैं,
और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, उसे आनंद आता है। उसके विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी है और वह यह भाषा नहीं जानती, हिंदी को जानती नहीं है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 2, बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 3, अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाएं और अब हिंदी पढ़ें। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका 2, बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। यानी कि विद्यालय क्या कहेगा कि बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए और उसकी मातृभाषा को विद्यालय को अंदर महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि एनईपी 2020 बहुभाषावाद पर फोकस करती है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त स्थिति में सभी बच्चों को बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। यानी कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी बच्चों को बहुभाषावाद की संस्कृति को सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इस नीति का प्रस्ताव है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक बच्चे को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और यदि जरूरत हो तो इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये बात कही गई है। हमारी ये नीति यानी 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा छात्रों के शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है यह बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। क्यों देती है? इसका कारण यह है कि बहुभाषी शिक्षा छात्रों के शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है, इसलिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए। आगे, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उपयोग करने वाली कक्षाएं छात्रों को उनकी मूल भाषाओं में सीखने में मदद करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करती हैं। बहुभाषावाद सृजनात्मकता, अपसारी सोच और स्थानीय भाषाओं की प्रशंसा को बढ़ाती है। यानी कि बच्चों में बहुभाषावाद है जो सृजनात्मकता, कौशल, अपसारी सोच और स्थानीय भाषाओं की प्रशंसा को बढ़ाती है। एनईपी इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को प्रारंभिक चरण से शुरू करके विभिन्न भाषाओं से अवगत करवाया जाएगा, क्योंकि बहुभाषावाद के युवा छात्रों के लिए विशेष संज्ञानात्मक लाभ है। यानी कि बहुभाषावाद के युवा छात्रों के लिए विशेष संज्ञानात्मक लाभ है, लेकिन मातृभाषा पर भी विशेष जोर देने के साथ साथ बहुभाषावाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो कक्षा 8 या इससे आगे तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में प्रावधान किए जा सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है। लेकिन कम से कम कक्षा 5 तक तो आपको मातृभाषा, स्थानीय भाषा,
क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में, और उसको आवश्यकता हो तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। दोस्तों 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना, यानी कि बढ़ती हुई विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षा नीति आई है। यह नीति 21वीं सदी के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं के संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? मध्य चरण मिडिल एज में कौन सी कक्षाएं शामिल है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे कि मिडिल एज में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं, और मिडिल एज जो मध्य चरण है उसमें कौन सी आयु वर्ग के बालक आते हैं? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो मध्य चरण में आएंगे। एनईपी 2020 की नई पाठ्य संरचना के अनुसार जो मध्य चरण है उसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी आएंगे। और इसका जो एज ग्रुप रहेगा वो रहेगा आपका 11 से 14। मध्य चरण में जो आयु वर्ग आएगा 11 से 14 आएगा, और इस आयु वर्ग में बच्चे हैं जो कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन करेंगे। अगला सवाल, इसकी व्याख्या यह है कि जो मिडिल एज है, मिडिल एज में इसमें क्लास 6 से 8 तक और जो एज वर्ग रहेगा 11 से 14 वर्ष। तो इस प्रकार का एक सुमेलित करने वाला अच्छा सवाल यहां से बन सकता है कि एक तरफ आपको एनईपी के चरण दे दिए जाएंगे जो 4 चरण है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। दूसरी तरफ उनमें कौन सी कक्षाएं आएंगी, या उनका आयु वर्ग सुमेलित करने के लिए आ सकता है, या डायरेक्ट सवाल आ सकता है। और फाउंडेशनल स्टेज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। प्रथम 3 ईयर में आंगनवाड़ी, और अगले जो 2 ईयर है इनमें कक्षा 1 और 2। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चे का प्रवेश है जो 3 साल की आयु पूर्ण करने के बाद हो जाता है। 3 से 18 ईयर्स तक वो शिक्षा प्राप्त करेगा, जिसमें प्री आंगनवाड़ी, प्रारंभिक के जो बाल्यावस्था की जो शिक्षा है 3 से लेकर 18 वर्ष तक। लेकिन जो हमारी जो पिछली शिक्षा नीति थी उसमें जो आयु वर्ग था मुख्य से 6 से 18 वर्ष। तो मुख्य रूप से आपको याद ध्यान रखना है कि ये जो 4 चरण हैं 5+3+3+4, 5+3+3+4, तो यहां से ये सुमेलित करने वाला सवाल आ सकता है कौन सा आयु वर्ग, कौन सी कक्षाएं इनमें शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नई पाठ्यचर्या संरचना प्रस्तुत करती है जो स्कूली शिक्षा के चरणों को आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों में पुनर्गठित करती है। प्रत्येक चरण को संज्ञानात्मक विकास और सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप आयु उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि
ये जो प्रत्येक चरण है संज्ञानात्मक विकास और सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप आयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनईपी 2020 में जो मध्य चरण है उसमें कक्षा 6 से 8 तक को कवर करता है और इस चरण में जो आयु वर्ग आएगा वो 11 से 14 वर्ष का आयु के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। और जो ये आयु वर्ग है इसको हम संक्रमणकालीन चरण भी कहते हैं। मध्यम चरण, आधारभूत चरण और माध्यमिक चरण के बीच संक्रमणकालीन चरण के रूप में कार्य करता है। संक्रमणकालीन चरण के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक तो कक्षा 1 से 5 और कक्षा 9 से 12 के बीच संक्रमणकालीन चरण के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह प्राथमिक शिक्षा और अधिक विशिष्ट शिक्षा के बीच खाई को पाटता है। अगला सवाल 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सतत विकास एजेंडा 2030 के अनुसार कौन सा लक्ष्य समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है? यानी कि एसडीजी 2030 एसडीजी 2030 सतत विकास एजेंडा 2030 के अनुसार उसका कौन सा लक्ष्य जो समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है? एसडीजी 3, एसडीजी 4, एसडीजी 8, एसडीजी 5। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। एसडीजी जो 4 है, यानी कि इसमें कुल 17 गोल्स थे, यानी कि एसडीजी में कुल कितने गोल्स थे? 17 गोल्स थे। इसका गोल्स नंबर चौथा, लक्ष्य नंबर चौथा, एसडीजी एजेंडा का लक्ष्य नंबर 4 है, जो कहता है कि समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। और इसी दृष्टि को हम रखते हुए हमने, यानी कि एसडीजी 2030 के लक्ष्य को साकार करने के लिए और इसका जो चौथा पॉइंट है, चौथा जो गोल्स है, उसको साकार करने के लिए हमने एनईपी 2020 में प्रावधान किया है। एनईपी 2020 को लाने का हमारा मकसद है समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। तो एनईपी 2020 इस लक्ष्य की पूर्ति करती है, एसडीजी 4 की। एसडीजी में कुल 17 लक्ष्य है और इनकी जो काल अवधि है 2016 से 2030 है। और इससे पहले हमारे पास था एमडीजी। भारत द्वारा 2015 में अपनाई गई सतत विकास एजेंडा 2030, सतत विकास एजेंडा एसडीजी 2030 के लक्ष्य नंबर 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडे के अनुसार, वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का जो लक्ष्य है उसकी यह शिक्षा नीति पूर्ति करेगी। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। यानी इस शिक्षा नीति में एसडीजी 4 की जो उसका मूल उद्देश्य है उसको समावेशित किया गया है ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। तो पहली तो बात है कि एसडीजी को हमने कब अपनाया? 2015 में अपनाया। सतत विकास एजेंडा 2030 ये 15 सालों के लिए था, 2016 से लेकर 2030 तक। इसका लक्ष्य नंबर 4, गोल्स नंबर 4, जो कि समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात करता है। और इसमें कुल 17 टारगेट लक्ष्य थे, यानी कि लक्ष्य गोल्स थे आपके, लक्ष्य नहीं गोल्स 17 थे। जो पिछला जो हमारा यानी कि एसडीजी से पहले एमडीजी था, एमडीजी उसमें 8 गोल्स थे और एमडीजी था 2000 से लेकर 2015 तक। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति कौन सी है? एनईपी 1968, एनईपी 1986, एनईपी 2009, एनईपी 2020। 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति कौन सी है? तो ऑप्शन आपका 4 नंबर राइट होगा, एनईपी 2020। और आजादी के बाद की हमारी तीसरी शिक्षा नीति है एनईपी 2020। पहली हमारी 1968, फिर 1986, और 1986 को थोड़ा बहुत संशोधित किया गया था 1992 में। और 2009 में हमारा आया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें SDG 4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि एनईपी 2020 सतत विकास एजेंडा 2030 के किस लक्ष्य की पूर्ति करती है, किस गोल्स की पूर्ति करती है? तो SDG 4 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उस स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर यह शिक्षा नीति बल देती है। आप वीडियो को रोककर इस स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूर्व जो शिक्षा नीतियां थी, शिक्षा पर पिछली नीतियों पर जो मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था, शिक्षा पर पिछली नीतियों का जो जोर है, जो मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। जैसे कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, कि अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन 1986 और 92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का रहा, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। लेकिन इन तमाम नीतियों के बावजूद हमें बदलते विश्व के अनुरूप एक सर्वसमावेशित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। उसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की। जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य नंबर यानी गोल्स नंबर 4 को संदर्भित करती है। इस नीति के आधार सिद्धांत क्या है, यानी कि एनईपी 2020 के आधार सिद्धांत क्या है? शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। यानी कि जो शिक्षा प्रणाली है, उसका उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन दोनों गुण होने चाहिए। वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति भी होनी चाहिए। उसके साथ नैतिक मूल्यों और आधार हो। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य इससे उत्पादक लोगों को तैयार करना, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान दे सके।
भारत का एक बेहतर नागरिक बन सके और भारत के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सके। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया। इसमें कहा गया कि एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक छात्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक छात्र की प्रतिभाओं को सम्मान देना प्रत्येक संस्था का उद्देश्य होना चाहिए और उसकी देखभाल की जाती है जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है। यानी एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वह होगा जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता हो, उसकी देखभाल की जाती हो और जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद हो, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हो, जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हो। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्था का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थाओं के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय का होना भी जरूरी है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, उनका प्रावधान किया गया। यानी कि एनईपी 2020 ऐसे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करती हैं जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, उनको अपनाने पर बल देती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें। इस पर फोकस किया गया है। दूसरा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, FLN। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य है, मूलभूत सिद्धांत है। इसके तहत सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल कर सके। यानी कि कक्षा 3 तक का बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सीखना उसे आना चाहिए, बुनियादी साक्षरता उसे प्राप्त होनी चाहिए और संख्या ज्ञान के जो क्रियाएं हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की जो क्रियाएं हैं कक्षा 3 तक उसके लिए महत्वपूर्ण है, जो उसे हासिल करनी है। और इसमें लचीलापन की बात की गई है ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। आगे है कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव नहीं हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी, असमानता, अलगाव को दूर किया जा सके। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कहा गया कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट बच्चा है और उसकी क्षमताओं की हमें पहचान करनी है और उसे हमें स्वीकृति देनी है और उनके विकास के लिए हमें प्रयास करना है। शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए यह प्रयास करने चाहिए। और FLN की बात की गई है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, जिसे हमें कक्षा 3 तक हासिल करना है। लचीलापन शिक्षा प्रणाली की बात कही गई है जिसमें उनके सीखने के तरीके और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता, इस तरह वे अपनी प्रतिभाओं और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता तय कर सके।
कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई स्पष्ट अलगाव नहीं होना चाहिए, जिससे ज्ञान के क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच, परस्पर दूरी और अलगाव की जो भावना है उसे दूर किया जा सके। अगला जो सिद्धांत है वो है सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास, मल्टीडिसिप्लिनरी समग्र शिक्षा का विकास करने पर बल दिया गया है। यह कीवर्ड है कि बहुविषयक और समग्र शिक्षा का महत्व एनईपी 2020 में किया गया है। इसमें विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल, इन सभी क्षेत्रों में एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास किया जा सकता है। अवधारणात्मक समझ पर बल, न कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। इसमें केवल रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अवधारणात्मक समझ, उसे जीवन जीने के मूल्य की शिक्षा भी उसे मिलनी चाहिए। रचनात्मकता और तार्किक सोच का विकास होना चाहिए। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और तार्किक सोच को बढ़ावा दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य पर बल दिया गया है। सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, इन मूल्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया है एनईपी 2020 में। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। बालक और शिक्षक जिस भाषा में पढ़ने और पढ़ाने के लिए सक्षम है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य, लचीलापन इत्यादि पर भी बल दिया गया है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर बल दिया गया है कि वर्ष के अंत में केवल मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, वर्ष पर्यंत मूल्यांकन होते रहना चाहिए, जिससे बच्चों में परीक्षा के भय को कम किया जा सके। यानी कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर बल दिया गया है, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा की केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता हो। यानी कि रटत प्रणाली केवल वर्ष के अंत में परीक्षा होनी चाहिए, उसका यह शिक्षा नीति विरोध करती है और यह कहती है कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए ताकि बच्चों में परीक्षा का भय कम किया जा सके। तकनीकी के यथासंभव प्रयोग पर बल। नई शिक्षा नीति तकनीकी के उपयोग को शामिल करती है। अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में, शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में तकनीकी का यथासंभव प्रयोग किया जाना चाहिए, उस पर यह बल देती है। सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा की एक समवर्ती विषय है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी पाठ्यक्रमों और शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की जो विविधता और स्थानीय जो परिवेश है उसके लिए सम्मान होना चाहिए, हमेशा हमें ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य अपनी स्थानीय परिवेश और विविधता के संदर्भ में शिक्षा नीति में बदलाव थोड़ा बहुत कर सकता है। आगे है सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके। यानी कि शिक्षा की पहुंच हमें सभी तक करनी है। आगे स्कूली शिक्षा से उच्च स्तर शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल तथा शिक्षा से होना चाहिए। यानी स्कूली शिक्षा से उच्च स्तर तक सभी स्तरों की शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल तथा शिक्षा से होना चाहिए।
अगला है शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती और तैयारी की जो उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति, इस पर फोकस करना चाहिए। ये बात भी एनईपी 2020 में कही गई है। आगे है शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना, इस पर भी बल दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध होना चाहिए, इस पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। उत्कृष्ट स्तर का शोध संस्थान होना चाहिए। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना और जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा प्राप्त करना। यानी कि सरकार है जो हमारे जो प्राचीन शिक्षा के जो केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा, उनको उनके जो मूल्य थे, उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी, उसको वापस हमें गौरवान्वित करना है, उसे हमें प्राप्त करना है, उनके लक्ष्य को। यानी प्राचीन भारतीय जो परंपरा है उसको भी हमें जीवित बनाए रखना है और आधुनिक संस्कृति के साथ उसका तालमेल बिठाना है। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। इसमें कहा गया है शिक्षा क्या एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए, यह बात कही गई है। हमने भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है, लेकिन यह हमारी शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा के अवसर प्रदान करना। यानी कि एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को। इस नीति का विजन क्या है? अभी हम सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। इस नीति का विजन है, इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च स्तर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर, यानी कि इस शिक्षा नीति के तहत हमें भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी यह शिक्षा नीति। इस नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। यह शिक्षा नीति का कार्य रहेगा। इस नीति का विजन है कि छात्रों में भारतीय होने का गौरव या गर्व न केवल विचार बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल और मूल्य और सोच में भी होना चाहिए। यानी कि हम भारतीय हैं, यह गर्व न केवल विचारों में होना चाहिए बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। बुद्धि, कार्यों, ज्ञान, कौशल और मूल्य सभी जगह ये हमें दिखना चाहिए। जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। यानी एक अच्छा सुसंगत नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, उन सभी पहलुओं को इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। अगला सवाल है 19 नंबर, एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा? यानी कि एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए
दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट और पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? किस वर्ष की आयु तक की? 3 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की, 8 वर्ष की, 11 वर्ष की? तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। ऑप्शन 3 राइट होगा। एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। अर्थात जो दो भाग रहेंगे, एक रहेगा 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क, और दूसरा रहेगा 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह होगा। ऑप्शन 1 मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा। ऑप्शन 2 विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता का प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन 3 विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का एक रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थियों की प्रगति व उसकी विशिष्टता का प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन 2 राइट होगा। तुलना के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माता पिता को दिया गया विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता का प्रतिबिंबित करेगा। शिक्षक को शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें अपने रिपोर्ट कार्ड पर शिक्षार्थियों की अद्वितीय यानी विशिष्ट क्षमताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए ताकि शिक्षार्थी अपनी अद्वितीय यानी विशिष्ट क्षमताओं को अधिक बेहतर तरीके से सुधार कर सके। एनपी 2020 में शिक्षार्थियों के बीच तुलना का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि तुलना शिक्षार्थियों के अधिगम और विचार प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो आज की इस कक्षा में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा की व्याख्या सहित। अगले पार्ट में हम और अन्य महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।